नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाई डिजिटल सेंटर पर। मैं हमेशा की तरह नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ 47 नंबर का। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन, जो पैट्स जो होते हैं बच्चों, जो पैट्स जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहा जाता है? जैसे मैं बोलूं कि नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है? मैं आपसे पूछूं डर्मेटोलॉजी क्या है? मैं आपसे बोलूं कि ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ सेंसस। ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया है वर्ड्स रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। डोमेस्टिक डॉग्स की जो स्टडी होती है उसे बोला जाता है साइनोलॉजी। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? साइनोलॉजी बोला जाता है। ये हमें यहाँ से याद रखना है। जैसे मैंने नेफ्रोलॉजी बोला, नेफ्रोलॉजी अध्ययन होता है बच्चों किडनी का। मैंने आपको कहा डर्मेटोलॉजी ये होता है स्किन का। ठीक है, मैं साइड में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। अगेन नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी। और नेक्स्ट जो आता है बच्चों स्टडी ऑफ सेंसस, और इसे क्या कहा जाता है? ये मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे जो पूछा गया है बच्चों पालतू कुत्तों का अध्ययन। ऐसे करके बहुत सारे हमारे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टडी को लेके। ठीक है, आओ तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ यहाँ से छोड़ रहा हूँ। आपको बताना है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। ऐसे करके क्वेश्चन अपने आ सकते हैं, तो आपको ये सारे ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। देखो, लाल कृमि जो होते हैं ना उनमें जीव नहीं होती है, सॉरी दांत नहीं होते, जीव नहीं दांत नहीं होते। भोजन जैसे ही हम लोग हैं, हम लोग जो भोजन चबा रहे होते हैं तो भोजन चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, लेकिन लाल कृमियों में दांत नहीं होते हैं। वो किसके थ्रू भोजन चबाते हैं? वो गिजार्ड के थ्रू। एक्चुअली में गिजार्ड जो होती हैं वो मांसपेशियों से बनी होती हैं। किसके थ्रू बनी होती हैं? मांसपेशियों की बनी होती हैं, मांसपेशियों की बनी होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। वायुव्रता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित किस राज्य से आती हैं? ठीक है, ये बहुत फेमस लेडी हैं। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी यानी कि स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया, समाज सुधारक रहीं और नारी शक्ति के लिए इन्होंने काम किया, नारी शक्ति के लिए इन्होंने कार्य किया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो हैं किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस वर्तमान राज्य से आते हैं? प्रेजेंट में जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। किस राज्य से आती हैं? महाराष्ट्र से आती हैं। ये लोग ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई है। अब मुंबई को सेवन आइसलैंड सिटी भी कहा जाता है, सेवन आइसलैंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो नए सीएम साहब हैं देवेंद्र फडणवीस। नए सीएम कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। ठीक, इनसे पहले जो थे एकनाथ शिंदे थे। इनसे पहले कौन थे बच्चों? एकनाथ शिंदे थे, एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे से पहले कौन थे? देवेंद्र फडणवीस ही थे। कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। अब आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन बोलूँगा, एकनाथ शिंदे और इनके बीच एक रह जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो शिवसेना होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। उस समय पर डिवाइड जब होते हैं तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जो फडणवीस हैं उनके बीच एक सीएम थे, उनका नाम बताना बहुत चर्चा का वो विषय है। ठीक है, अभी भी करंट में चर्चा का विषय बने हुए और प्राचीन मतलब कुछ समय पहले जब इनमें बंटवारा होता है तो उस समय भी एक चर्चा का विषय बने होते हैं। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं।
महाराष्ट्र। अब आपको पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो राज्य बने हैं ना बच्चों, ध्यान रखिएगा ये भाषा के नाम पे बने हुए राज्य हैं। इसका महाराष्ट्र का जो बनता है वो 1 मई 1960 को बनता है ये भी, और गुजरात जो बनता है वो बनता है 1 मई 1960 को। ये बात दोनों की दोनों आपको यहाँ से याद रख, दोनों का जो जन्म होता है वो एक ही दिन होता है, महाराष्ट्र और गुजरात का। राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों, जयपुर है। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर की एक्चुअली में जयपुर नाम नहीं है इसका, जयपर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जयपर बोला जाता था। क्या बोला जाता था बच्चों इसको, जयपर। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ से याद थी कि जयपुर की स्थापना कब होती है, तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा 1727 में की जाती है। ये बात ध्यान रखना। ओडिशा की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों, भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल क्या है यहाँ से, भुवनेश्वर। ये छोटी छोटी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। वॉइस क्लियर है सभी को, ठीक है, आ जाइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। जैसे मैंने कहा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका नाम क्या है, जो वर्तमान में यूज किया जाता है, सबसे अधिक यूज जो होता है वो है शुष्क बर्फ, यानी कि ड्राई आइस। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था है जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। तो ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, आरबीआई। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होती है। रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, वाणिज्यिक जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। क्या करती है बच्चों, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब जो लोन दिया जा रहा है उस पर जो इंटरेस्ट लेगी आरबीआई दे रही है। लोन किसको दे रही है, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंकों को दे रही है, और शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है। अब जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी, कौन रिसीव करेगी, आरबीआई। तो जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी यानी कि वही क्या है बच्चों, रेपो रेट रहेगी। क्या रहेगी वो, रेपो रेट रहेगी। अगर उल्टा इसका कर देता, अगर कमर्शियल बैंक क्या लेती, वो आरबीआई लोन ले रही होती कमर्शियल बैंक को, तब क्या होता है, ये रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, और इसको डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य है साउथ इंडिया का। विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर इस साउथ इंडिया का बहुत बड़ा राज्य है बच्चों। ठीक है ना, बहुत बड़ा, बहुत प्राचीन रहा है। ठीक है, इसकी जो स्थापना की जाती है वो हरियर एंड बुक्का के द्वारा की जाती है। हरियर एंड बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बहुत प्रतापी राजा रहे हरियर और बुक्का। अब विजयनगर जो साम्राज्य बसा हुआ है वो तुंगभद्रा नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर बसा हुआ है, ये एग्जाम में बच्चों एक बार क्वेश्चन नहीं आया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू जो है, ये एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन विजयनगर से एम्पायर से हर बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जब ढंग से पढ़ो तो ढंग से पढ़ के जाना, और ऐसे स्किप मत कर देना पढ़ते समय। आप अभी सीजीएल आने वाला, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, आओ नेक्स्ट अपन चलते हैं। हाँ, इसके बारे में पूरी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, विजयनगर हरियर एंड बुक्का ने इसकी स्थापना की, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ। तो वर्तमान में है ये कर्नाटक राज्य में। वर्तमान में जो विजयनगर एम्पायर है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये याद रखना है। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना है। तो तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है। आंध्र प्रदेश से अलग होके वो क्या बना है बच्चों, नया राज्य बना है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है जिसका नाम क्या है बच्चों, चंडीगढ़। क्या राजधानी है बच्चों, चंडीगढ़। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कर्नाटक और बिहार की जो राजधानी वो क्या है, वो है पटना। क्या राजधानी है बच्चों, पटना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकारी में सबसे ज़्यादा जिस जानवर का उपयोग किया है वो है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। घोड़ों का यूज बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आइए, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त के लिए सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही 2020 में निधन हो गया। तो वो कहाँ के थे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये है बच्चों, ओमान के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ओमान के रहने वाले थे। ओमान
ओमान की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है, मस्कट है। ओमान कैपिटल क्या है यहाँ से, मस्कट है। और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल, वो ओमानी रियाल है करेंसी, ओमानी रियाल। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये अब ध्यान रखना, ओमान मस्कट, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ओमान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पीक कौन सी है, आपसे पूछ लिया जा सकता है ये, ठीक है। पीक कौन सी है, माउंट सम्स, माउंट सम्स। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको यहां से याद रखनी है ओमान के बारे में। उस भौतिकी वैज्ञानिक का नाम बताया जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो वो कौन है बच्चों, जेम्स चैडविक है। कौन है, जेम्स चैडविक को 1932 में नोबेल प्राइज मिला था। अब बात यहाँ पर आई है नोबेल प्राइज की लेकर। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं बच्चों किसके नाम पर दिए जाते हैं, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज प्रारंभ किए गए थे। किसके नाम पर प्रारंभ किए गए थे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम। कब प्रारंभ किए गए थे, तो बच्चों ये प्रारंभ किए गए थे 1901 में। कब प्रारंभ किए गए थे, 1901 में प्रारंभ किए जाते हैं। 5 सेक्टर्स में स्टार्ट होते हैं। इकोनॉमिक जो है लेटेस्ट है और सबसे आखिरी में शामिल किया जाता है। तो अभी मिला के 6 सेक्टर्स हो जाते हैं। तो अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो फिजिक्स है, इसे भौतिकी बोलते हैं, मेडिसिन जिसे हम बायोलॉजी बोल रहे होते हैं, लिटरेचर, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स। सबसे लास्ट में जो शामिल किया गया था वो इकोनॉमिक्स को ही शामिल किया है। ऐसे करके 6 सेक्टर्स हो जाते हैं। ऐसे करके क्या हो जाता है, 6 सेक्टर्स हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीस का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आप बोलोगे भैया नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे। बाकी की जो 5 हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं बच्चों। किसके द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा ये दिए जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो क्या है, ओस्लो है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। तो ये बेसिक जानकारी है नोबेल प्राइज के बारे में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नोबेल प्राइज हर साल 5 अक्टूबर को अनाउंस किए जाते हैं। अनाउंसमेंट कब होती है, 5 अक्टूबर को नोबेल प्राइज अनाउंस किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, 5 अक्टूबर को अनाउंस किए जाते हैं, घोषणा की जाती है भैया, अनाउंसमेंट की जाती है नोबेल प्राइज की। लेकिन 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। दिए कब जाते हैं, 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्या होते हैं बच्चों, ये गिवन किए जाते हैं, यानी कि दिए जाते हैं। अब ये कैसा पुरस्कार है बच्चों, ये एनुअली पुरस्कार है। ये कैसा पुरस्कार है, हर साल दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, हर साल दिए जाने वाला पुरस्कार। पहले भारतीय जो नोबेल प्राइज जीतते हैं वो कौन होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ओवरऑल भी और लिटरेचर दोनों में ही थे, लिटरेचर दोनों में ही नोबेल प्राइज विजेता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पहले भारतीय भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना, और लिटरेचर में भी पहले जीतते। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये कब जीते थे, तो 1913 में जीता था इन्होंने। कब जीता था, 1913 में, ठीक है। फिर इसके बाद कौन जीता है, इसके बाद सीवी रमन ने जीता 1930 में। सीवी रमन ने 1930 में जीता था। अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता वो थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हरगोविंद खुराना वह व्यक्ति होते हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। इन्होंने मेडिसिन में जीता था। किस में जीता था बच्चों, ये मेडिसिन में जीता था। ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है, समझ। सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज है वो किसके द्वारा जीते गए, तो सर्वाधिक नोबेल प्राइज, सर्वाधिक नोबेल प्राइज किसके द्वारा जीते गए, वो जीते गए यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा जीते गए बच्चों, यूएसए के द्वारा ये जीते गए। यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति कौन है। सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति नोबेल प्राइज विजेता, सबसे अधिक उम्र का नोबेल प्राइज विजेता
नोबेल प्राइज विजेता? जॉन गुड इनफ, जॉन गुड इनफ। इन्होंने जो जीता वो 97 ईयर्स में जीता। कब जीता? 2019 में जीता। किस में जीता? केमिस्ट्री में जीता। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखें। अगर यही होता सबसे अधिक उम्र की बात की और सबसे कम उम्र की बात करें तो सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र का नोबेल प्राइज विजेता, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की रहने वाली है मलाला यूसुफजई। इनको मात्र 17 साल की उम्र में, एज कितनी थी इनकी? 17 साल की उम्र में पीस का नोबेल दिया जाता है। किसका नोबेल दिया जाता है? पीस का नोबेल दिया जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है किस में दिया, वो कहाँ की थी? ये पाकिस्तान देश की थी। ये बेसिक जानकारी है नोबेल के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? हमसे पूछा जा रहा है कि सलमान रुश्दी के द्वारा कौन सी पुस्तक है जो लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो इसमें एक बात तो क्लियर है भैया कि बाकी तो लिखी गई होंगी, ठीक है, मतलब 3 तो लिखी गई होंगी, एक लिखी हुई नहीं गई है। अब देखते हैं कौन सी है। देखो, मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। इसमें मैन बुकर, सलमान रुश्दी को मैन बुकर प्राइज जो मिला था, मैन बुकर प्राइज किसको मिला था? सलमान रुश्दी को। तो इस मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर प्राइज मिला था। ये बात आप लोग ध्यान। दी एन एरिया ऑफ डार्कसन ये है वी.एस. नॉयपॉल की। ये किसकी है बच्चों? वी.एस. नॉयपॉल की है। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि सलमान रुश्दी की कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है। CMB है और ये सारी की सारी है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वी.एस. नॉयपॉल की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एन एरिया ऑफ डार्कनेस। पर्यटक स्थल अरक्कू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस शहर के ये निकट है? दक्षिण भारत का हमसे शहर पूछा गया है कि किस शहर के ये निकट है। तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए आप लोग, कौन सा शहर है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता होने के बावजूद आप ढंग से साउथ वाला आंसर नहीं करते। देखो, मदुरै, मदुरै के बारे में बात करते हैं अपन, फिर मैंगलोर के बारे में, मैंगलुरु, ठीक है, कोची, ठीक है। अब कोची जो है केरला का सबसे बड़ा शहर है। ये इस CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। केरला का सबसे लार्जेस्ट सिटी है कोची और विशाखापट्टनम है हमारा आंसर। विशाखापट्टनम क्या है बच्चों? ये आंसर है। क्या है इसमें? स्थूल अरक्कू की जो घाटी है वो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखो, पद्मश्री पुरस्कार 4 सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो अवार्ड होता है पद्मश्री। 1 नंबर पे आता है बच्चों भारत रत्न। 1 नंबर पे कौन आता है? भारत रत्न। 2 नंबर पे आता है बच्चों पद्म विभूषण। कौन आता है बच्चों? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर मेरे साथ बोलिए, पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है बच्चों? पद्मश्री। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि 4 नंबर पे कौन आ रहा है हमारा, जो ये आंसर है पद्मश्री। पूरा तो लिखा ही नहीं अपन ने, पद्मश्री है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 4 हैं। ठीक है, अब इसमें से ये पूछा रहा है द्रोणावल्ली जो हरिका है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है चेस से, शतरंज से। किससे संबंधित है? शतरंज से। शतरंज का जो विकास हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, चेस का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है, यानी कि इंडिया से हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बैडमिंटन और तीरंदाजी और क्रिकेट के बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज की गई थी। बताइए जल्दी से, खोज की गई थी, बताइए। जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। इतना तो मैं बता देता हूँ, आप डेट बताओ। 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज की गई। ठीक है, तो 600 वर्ष किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा भैया। चलो, 1818 में की थी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कब की गई थी? 1818 में की गई थी। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक लगाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है? अभी ये इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है बच्चों, इसलिए ये चर्चा का विषय है क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार बना लेना। ये मैं क्यों पूछा हूँ यहाँ पे, इसलिए पूछा है कि अभी इन्होंने रिटायरमेंट लिया और उन्होंने 4 श्रृंखलाओं में 4 अलग अलग देशों के खिलाफ लगातार 4 डबल सेंचुरी लगाई, एकमात्र प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई, बांग्लादेश के खिलाफ लगाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाई और इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऐसे करके 4 लगाए इन्होंने, वो है विराट कोहली। कौन है बच्चों? विराट कोहली। हाल ही में ये इन्होंने IPL जीता, IPL 18। ये कैप्टन नहीं थे, रजत पाटीदार कैप्टन थे, लेकिन इन्होंने नेतृत्व में ही इन्होंने एक ही टीम से पूरे 18 साल तक जुड़े रहे। किसी भी एक संस्था के लिए 18 ईयर कंटिन्यू मेहनत करना और 18th सीजन में वॉन यानी कि जीतना। इनका जर्सी नंबर भी कितना है विराट कोहली का? 18। तो इनका कुछ लकी नंबर भी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो ये भैया जहांगीर के दरबार में आए थे। मुगल सम्राट के बारे में पूछा जाए तो जहांगीर के समय पर आए थे। जैसे मुगलिया सल्तनत की बात करते हो, हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन मुगलिया सल्तनत से आते हैं। मैं उनको इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ बताता हूँ एक एक राजा के बारे में। ठीक है, क्या क्या फैक्ट है इनके, बड़े जोरदार फैक्ट बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने कहा बाबर, तो बाबरनामा लिखा था, इसकी अपनी किताब थी बाबरनामा। अब एक बात बताओ, अपनी ये एक्चुअली में कोई किताब नहीं है, बाबरनामा जो है एक्चुअली में किताब नहीं है, एक डायरी है। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि बाबर की लिखी गई है बाबरनामा, बाबर। तो ये बाबरनामा जो है, बाबरनामा क्या है? एक डायरी है, किताब मतलब ग्रंथ नहीं बोल सकते इसको, किताब नहीं बोल सकते, डायरी है। अपने दिनचर्या को लिख रहा है, डायरी है। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं की जिंदगी जो होती है वो ऐसे ही निकलती रहती है कंटिन्यू, कभी कहीं जाना एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। अकबर के हुमायूं के बाद आता है जलाल। बोला सर अकबर आया था, जलाल का नाम ही अकबर है। अकबर का जो ओरिजिनल नाम है वो जलाल, बचपन का नाम नहीं, ओरिजिनल नाम है। बचपन का ही पढ़ा देते, वो बचपन का नाम था। डॉक्यूमेंट अगर 10th की 12th की मार्कशीट होती है तो उसमें जलाली नाम मिलता है, उसको वास्तविक नाम बोलते हैं, उसको बचपन का नाम नहीं बोलते हैं। ठीक है, बाद में जाके अलग नाम से फेमस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अपने सैफ अली खान है, सैफ अली खान ने अपना नाम चेंज किया, कहते हैं लोग सलमान खान ने भी अपना नाम चेंज किया हुआ है। तो ऐसे ही नाम चेंज किया है इन लोगों ने। जो वास्तविक नाम है, बचपन का नाम नहीं बोलेंगे, उसको वास्तविक नाम बोलेंगे। बचपन का नाम तो डुग्गू होता है, बचपन का नाम तो क्या होता है? डुग्गू होना, चीकू होना, ये होते हैं बचपन के नाम। तो ये इसका वास्तविक नाम है जलाल। अकबर की जो डेथ होती है वो 1605 में होती है। अकबर की जो डेथ होती है 1605 में, और 1604 में एक घटना घटित होती है कि अकबर की जो माँ थी हमीदा बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। ये अपने सीजीएल में पूछ लिया। अपने सीजीएल में क्या पूछा कि हमें ये बता दो भैया हमीदा बानो बेगम की मृत्यु कब हुई थी? हमीदा बानो बेगम की मृत्यु, ये गजब का फैक्ट पूछ लिया। तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि अकबर से मात्र 1 साल पहले इनकी माँ की डेथ हुई थी, कि 1605 से पहले 1604 में इनकी माँ की डेथ हो गई थी। तो अगर सबसे पहले अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो 1604 को ही आप हटाओगे। ठीक है, अकबर का बेटे का नाम क्या होता है भैया? सीधी सीधी बात है, इसका होता है जहांगीर, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। जहांगीर मैं बता दूं, अकबर जहांगीर को राजा नहीं बनाना चाहता था, बल्कि राजा बनाना चाहता था शाहजहां को। किसे राजा बनाना चाहता था? तो शाहजहां का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे पूछे जहांगीर की मार्कशीट का नाम क्या था? खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे बोले 10th की मार्कशीट चेक करा पहले तो। अकबर की तो 10th की मार्कशीट बनती नहीं, वो तो अंगूठा छाप था, अनपढ़ व्यक्ति था, उसकी 10th की मार्कशीट कहाँ से बन जाती? जब इसकी मार्कशीट चेंज की जाएगी तो उसका नाम मिलेगा खुसरो। तो अब शाहजहां की का जो ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम बोलेंगे, बचपन का नाम नहीं बोलेंगे, ओरिजिनल नेम। ठीक, इसी ने ताजमहल बनवाया था भैया। क्या बनवाया था? ताजमहल। अब इसका बेटा आएगा, वो भी मस्त आदमी है। ठीक है, अब इसका बेटा आएगा शाहजहां का औरंगजेब। कभी कभी ये सोचा कि जहांगीर के और भी भाई थे कि हाँ जी, इससे बड़े भाई तो मतलब ये 3 भाई हुआ करते थे। कितने भाई? 2 भाई तो शराब पी पी के मर गए, शराबी थे, 1 नंबर के शराबी, 1 नंबर के शराबी थे अकबर के बेटे। अकबर अपने आप को महान साबित कर रहा है, उसके बेटे को वो संभाल नहीं पाया, वो दारू पी पी के मर गए भैया। कौन से? अकबर के 2 बेटे। एक बेटा भी कम नहीं पीता था भाई, अपनी बुक में लिख के गया बड़ा गजब कि मैं सुबह पैक लगाता हूँ, इतने पैक लगाता हूँ, दोपहर को ये खाता हूँ, शाम को फिर पैक लगा के सो जाता हूँ। तो ये किसने कहा? जहांगीर की खुद की पुस्तक है, वो अपनी पुस्तक में, अपने डायरी में लिख के गया है भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया जहांगीर।
कोलथुनाडु, वल्लनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ये थे केरल के। किस राज्य के थे? केरल के। किस राज्य के थे बच्चों? केरल के। ये बात ध्यान रखना। केरल की जो राजधानी है वो बताओ पहले तो मेरे को। केरल की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल का सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? आप बोलोगे सर यही तो है, नहीं रहे, ये नहीं है। तो लार्जेस्ट सिटी है कोची। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है भैया? कोची है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। केरल की लैंग्वेज कौन सी है? वो है मलयालम। केरल की लैंग्वेज कौन सी है? केरल की लैंग्वेज है मलयालम। ये बात आप लोग यहां से याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार याद रखना, केरल में भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, वो लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड झील। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है कि मानव का जो कान है उसका हिस्सा नहीं है। कौन सी हड्डी नहीं है? वह है फीमर, जो पैर की हड्डी है। किसकी हड्डी है? फीमर। बाकी मोलिस, स्टेपिस, इनकस, ये तीनों के तीनों जो है वो कान की हड्डी के टाइप है। किसके टाइप है? कान की हड्डी के टाइप है। और जो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसके शाखा कहाँ है बच्चों, ये हमें बतानी है। जल्दी से मुझे बता दो क्या है। तो इसकी शाखा है इटली, रोम के अंदर। इटली, रोम। अब आओ इटली, रोम। रोम को जो कहा जाता है 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। रोम को कहा जाता है 7 माउंटेन सिटी। 7 माउंटेन सिटी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। रोम किस देश की कैपिटल है? इटली की। तो आंसर हो गया हमारा रोम। न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स। और आपको बताओ ब्रसेल्स भी कैपिटल है यार, कि है तो किस राज्य, किस देश की कैपिटल है? निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं की योगदान की सच्ची कहानी को नाट्य रूप से दर्शाती है? तो वो किसने निभाया था? वो विद्या बालन ने निभाया था। किसने निभाया था बच्चों? विद्या बालन। और जो मेन मुख्य भूमिका निभाई थी वो अक्षय कुमार ने निभाई थी। मुख्य कलाकार जो थे, अभिनेता जो थे, वो अक्षय कुमार थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक में एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। वो हैं शशि थरूर साहब। कौन है? शशि थरूर। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी इंडिया के। और ऐसा कहते हैं इंग्लिश बोलने में इनका कोई भी, इनके इर्द गिर्द कोई टिकता नहीं इंग्लिश बोलने में। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता। और हराया किसको है? जैनिक सीनर को हराया है। इन दोनों के बीच होता है कार्लोस अल्कारोज और जैनिक सीनर के बीच होता है। जीतता कौन है? कार्लोस अल्कारेज। और जो रनर अप रहते हैं वो जैनिक सीनर रहते हैं। दोनों के यहाँ पे साथ में नाम ले लिए गए हैं, इसलिए दोनों बातें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज की गई है। तो वो कहाँ पर मिली है? तो ये मिली है उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा के देश में, उस राज्य में। किसके? योगी बाबा के राज्य में मिली है। तो उत्तर प्रदेश में मिली है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? तो वो है लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ नवाब। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आपको बताना है कि लखनऊ जो शहर है किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। ये बात भी अपन को यहां से बतानी है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होता है, मथुरा और अयोध्या के अंदर। ये भी दोनों जगह कहाँ पे हैं? यूपी के अंदर हैं। ठीक है। आपको बताना है कि यूपी के किस शहर में जंतर मंतर बना हुआ है? यूपी के किस शहर में जंतर मंतर बना हुआ है? ये भी आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी कहाँ पे किया गया? दोनों में उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट किस देश ने कराया है? तो जल्दी से मुझे बता दो किस देश ने कराया है? तो ये भैया रूस ने कराया है। किसने कराया है? रूस ने कराया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा।
हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो मृत्युंजय महापात्र को किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन देख के उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बने उनको भी देखा। तो आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।